हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास जिसमें हमारा जो लेसन चल रहा है रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना, रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये हमारा लेसन है। इस लेसन में हमने पिछले लेक्चर्स में आयनिक बंध क्या होते हैं या वैद्युत संयोजी बंध क्या होते हैं, जिसको हमने उदाहरण सहित देखा था। आज इस लेक्चर्स में जो है सहसंयोजी बंध क्या होते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं और इनको उदाहरण सहित देखने वाले हैं। साथ में जो है सहसंयोजी बंध के जो प्रमुख लक्षण है इनकी भी चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपको याद हो जाएगा और कभी भी आप भूलोगे नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सहसंयोजी बंध होते क्या। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बात है सहसंयोजी बंध की, या इसी को सहसंयोजकता भी कहते हैं। इसको अलग मत समझिएगा। देखो, बीच में जो बंध बनता है वो बंध बोला जाता है और ये पूरी घटना जो होती है वो संयोजकता होती है। तो अगर कहीं संयोजकता लिखा है तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। चाहे संयोजकता कहा जाए चाहे संयोजी बंध कहा जाए, दोनों एक ही समझ के आप पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। तो बात हो रही है सहसंयोजकता। सह मतलब होता है सहभाग, सहभाग का मतलब होता है बराबर का साझा करना। सह मतलब सहभाग, सहभाग का मतलब साझा करना, यानी दो लोग आपस में जब अपने मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर के साझेदारी करते हैं। जब दो लोग, यहाँ लोगों की नहीं हो रही है, यहाँ परमाणुओं की हो रही है। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की बराबर के साझेदारी द्वारा बंध बनाते हैं तो जिसे हम सहसंयोजी बंध या सहसंयोजकता कहते हैं। सह लगाया गया मतलब दोनों का साझा हुआ होगा, और साझा हमेशा इक्वल का ही होता है। अरे साझा का क्या मतलब हुआ? बराबर के साझेदारी होती है ना। कोई ये थोड़ी होता है एक सब लगा दे एक कुछ भी ना लगा, ऐसा नहीं होता है। साझा का मतलब होता है दोनों परमाणु बराबर के साझेदारी किए हो और साझेदारी द्वारा जो बंध बनाते हैं उसे हम सहसंयोजी बंध तथा यह घटना जो है सहसंयोजकता कहलाती है। समझ में आई बात? तो वही लिखा गया है, दो परमाणुओं की संयुक्त होने की वह विधि जिसमें इलेक्ट्रॉन का परस्पर साझेदारी होती है, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनों का परस्पर साझेदारी होती है तो उसे हम सहसंयोजक बंध या सहसंयोजकता कहते हैं। समझ में आई बात? अगर ना समझ में आया हो तो दूसरी परिभाषा देख लो कि दो परमाणु आपस में अपने मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी करके संयोग करते हैं तो इसको सहसंयोजकता कहते हैं। यानी जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की बराबर के साझेदारी द्वारा बंध बनाते हैं तो जिसे हम सहसंयोजी बंध या सहसंयोजकता कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब यह सहसंयोजी बंध जो है इसको हम अलग अलग उदाहरणों द्वारा जो है देखते हैं। देखो, साझे वाला बंध जो है, एक सबसे पहले हम देखेंगे H2 का बनना, H2 अणु का बनना। देखिए इसमें क्या है कि एक हाइड्रोजन एटम ये है भाई, एक हाइड्रोजन एटम हमारे पास ये है और दूसरा हाइड्रोजन एटम हमारे पास ये दोनों जो है हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु दोनों जो है अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु है, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों आपस में बराबर का सहभाग करेंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का हो जाएगा। तो ये सहभाग करेंगे। क्या करेंगे? सहभाग। सहभाग का मतलब बराबर के साझेदारी करेंगे, तब ये जो है इसी को आप लिख सकते हैं H बॉन्ड H। भाई जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो एक सिंगल रेखाओं द्वारा जिसको दिखाया जाता है, तो इस प्रकार H2 अणु का बनना यानी H2 अणु बनता है। समझ में आ गई बात? ये हमारा जो बना है H2 अणु है। क्या है? H2 अणु है। ठीक, यानी H2 अणु का बनना जो है इसमें एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास O2 का बनना। अगर हम O2 के बनने की बात करते हैं तो ये एक ऑक्सीजन एटम ये है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो 2 6, यानी इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6। इसी तरीके से दूसरा हमारा जो ऑक्सीजन एटम है 1 2 3 4 5 6, ये हमारा ऑक्सीजन परमाणु है। ऑक्सीजन परमाणु, दो ऑक्सीजन परमाणु है, ये दोनों आपस में बराबर का सहभाग करेंगे। मतलब एक ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। 1 2
3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। तो ये सहभाग करेंगे बराबर का। अब चूंकि दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं तो ये ऐसे लिखा जा सकता O डबल बॉन्ड O। इतना समझ में आया भाई। आप जानते हैं ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से कमी होती है, तो दो परमाणु आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। अगर आप इसको ढकोगे तो 4 ये हो जाएगा, 2 6 और 2 8। इस ऑक्सीजन एटम का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। और इसको अगर आप ढकोगे तो 4 2 6 2 8। इस ऑक्सीजन एटम का भी 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। भाई सब साझा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही करते हैं, यानी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ही करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन। अब एक एक इलेक्ट्रॉन देखो, अब जहां जरूरत जिसकी होगी, जैसे ऑक्सीजन अगर हम अणु की बात करें तो यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा करके O2 जो है बनता है, यानी O डबल बॉन्ड O बनता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को पहले को उसको पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, तो दोनों परमाणुओं के पास जो है हमें 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते। तो ये तो थे सहसंयोजकता या सहसंयोजी बंध। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें आप एक चीज जाने रहिएगा, जब एक एक इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं तो एक सिंगल रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है, जिसे एकल सहसंयोजी बंध बोलते हैं। कौन सा सहसंयोजी बंध बोलते हैं? एकल सहसंयोजी बंध। यानी एक आपको देखने को मिलेगा एकल सहसंयोजी बंध। कब देखने को मिलेगा? जब दो परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो एकल सहसंयोजी बंध को एक सिंगल बॉन्ड द्वारा दिखाया जाता है। इसी तरीके से अगला जो आपको देखने को मिलेगा द्विसहसंयोजी बंध। द्विसहसंयोजी बंध ये कब बनता है? इसी द्विसहसंयोजी बंध को युग्म बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्म बंध। युग्म बंध अंग्रेजी में डबल बॉन्ड बोला जाता है। कब डबल बॉन्ड बनता है? जब दो परमाणुओं के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो उसे हम 2 रेखाओं द्वारा दिखाते हैं, जिसे हम द्विबंध या युग्म बंध बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा और सिंगल बॉन्ड आपको क्लोरीन में भी आपको देखने को मिलेगा। समझ में आई बात? इसी तरीके से जब कोई परमाणु 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है तो उसे त्रिबंध बोला जाता है। तो तीसरा टाइप आपको देखने को मिलेगा त्रिबंध, जिसे अंग्रेजी में ट्रिपल बॉन्ड बोला जाता है। ट्रिपल बॉन्ड कब बनता है? जब दो परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बंध बनाते हैं, तो उसे हम त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये देखने को आपको नाइट्रोजन में मिलेगा, N2 में। N जो है हमेशा N के साथ ट्रिपल बॉन्ड जो है बनाता है। तो इस तरीके से ये एकल, द्वि और ट्रिपल, इस तरीके से 3 सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि सहसंयोजी बंध आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सहसंयोजी यौगिकों के लक्षण क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम सहसंयोजक यौगिकों के लक्षण की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जिसको जानना बहुत आवश्यक है, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहली विशेषता है कि सहसंयोजक यौगिक आयनों से नहीं अणुओं से बनते हैं। देखिए जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं इनमें आयन क्रिएट नहीं होता, बाकायदा डायरेक्ट अणु जो है बनते हैं, यानी आयन के द्वारा नहीं जुड़ते हैं। ये सीधे सीधे परमाणु जो है आपस में साझा करके जुड़े हुए होते हैं, आयनों से नहीं अणुओं से बनते हैं, जिसे आणविक यौगिक कहा जाता है। अब चूंकि अणु बनते हैं इसीलिए इन्हें आणविक यौगिक कहा जाता है। और जो वैद्युतसंयोजी यौगिक होते हैं वो आयनिक यौगिक बनाते हैं, क्योंकि वो आयनों से बनते हैं। ये डायरेक्ट अणुओं से बनते हैं, अणु बनाते हैं, इसीलिए इन्हें आणविक यौगिक कहा जाता है। समझ में आई बात? फिर इन यौगिकों के क्रिस्टल क्षीण वैन डर वाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं, जो साझा करके जुड़े हुए होते हैं। सहसंयोजी बंध यौगिक होते हैं, इनके बीच जो बॉन्ड होता है वो क्षीण वैन डर वाल्स बल होता है, यानी बहुत ज्यादा आकर्षण बल इनमें नहीं पाया जाता। समझ में आई बात? अगला जो इनका गुण है, ये जल में अल्प विलय या अविलय किंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय होते हैं। देखिए जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं साझा करके जुड़े हुए होते हैं, ये जल में बहुत कम विलय होते हैं या थोड़ा मोड़ा विलय होते हैं, या न कह दो नाम के बराबर विलय होते हैं, किंतु कार्बनिक यौगिकों में यानी कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय होते। भाई जाहिर सी बात है, कोई चीज जल में नहीं घुल रहा है कहाँ घुलेगा? कार्बनिक यौगिकों में ही घुलता है। अगला जो है इनका गलनांक और क्वथनांक विद्युत संयोजक यौगिकों से कम
किंतु सह संयोजक यौगिकों से अधिक होता है। देखो सबसे पहले आयनिक यौगिक पढ़े यानी वैद्युत संयोजी यौगिक पढ़े, अब हम सह संयोजी यौगिक पढ़ रहे हैं, इसके बाद उप सह संयोजी यौगिक को पढ़ेंगे। तो इनके जो गलनांक और कथनांक होते हैं भाई वैद्युत संयोजी वाले ज्यादा स्ट्रांग होते हैं तो उनके ज्यादा होंगे, उनकी अपेक्षा ये कम होते हैं। तो इनके गलनांक और कथनांक वैद्युत संयोजी यौगिकों से कम होते हैं, लेकिन जो उप सह संयोजी यौगिक होते हैं उनसे ज्यादा होता है। समझ में आई बात। अगला है इनका जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। अरे जब इसमें आयन बनेगा ही नहीं तो धारा कहाँ से प्रवाहित होगी। तो जाहिर सी बात है जो हमारे सह संयोजी यौगिक होते हैं इनका जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसको जल में घोलने पर इसमें आयन बनेगा ही नहीं तो धारा प्रवाहित कहाँ से होगा। समझ में आ गई बात। अगला है कि ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन लेन देन करते हो, सीधा सीधा डायरेक्ट बराबर के साझेदारी द्वारा बनते हैं, इसलिए इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं। भाई इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं जिससे जो है इसे सह संयोजी बंध कहा जाता है। आगे कहा गया कि सह संयोजक यौगिकों में अभिक्रिया मंद गति से होती है, यानी जो आयनिक यौगिक होते हैं उनमें अभिक्रिया तीव्र होती है, लेकिन जो सह संयोजी यौगिक होते हैं उनकी अपेक्षा इनमें अभिक्रियाएं जो है धीमी गति से होती है। अगला जो है सह संयोजक यौगिकों की निश्चित दिशा के कारण इन यौगिकों का आकार जो है निश्चित होता है। भाई जो सह संयोजी यौगिक होते हैं इनका जो डायरेक्शन होता है, दिशा होता है जुड़ने का, वो लगभग निश्चित होता है, जिसके कारण जो है इनका आकार भी निश्चित होता है। तो इस तरीके से ये सब जो है सह संयोजी यौगिकों के गुण है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। इस क्लास में बस इतना ही, फिर अगले क्लास में अगली हेडिंग के साथ मुलाकात करते हैं।